एक तरफ औरंगजेब और दूसरी तरफ अर्थव्यवस्था। औरंगजेब, इन दिनों औरंगजेब पर नई सियासी बहस छिड़ी हुई है। सवाल ऐसे में यह खड़ा होता है कि आखिरकार औरंगजेब की बहस में यह देश उलझा क्यों है। आर्थिक तरक्की की बात करने की बजाय हम औरंगजेब में क्यों उलझे हुए हैं। मार्च के महीने से लेकर अब तक करीब 12 जगहों पर महाराष्ट्र में भीषण टकराव की घटनाएं हुई। हर घटना में बस एक ही चर्चा, एक ही मुद्दा, और वो नाम है औरंगजेब। हमारा देश अगर तरक्की कर रहा है अर्थव्यवस्था के लिहाज से, तो फिर हम औरंगजेब से लेकर लव जिहाद में क्यों उलझे। क्योंकि दावा यही है कि देश की अर्थव्यवस्था ऑटो पायलट की मोड पर है। 2030 तक इसकी जीडीपी 7% तक के बीच चलती रहेगी अपने आप। तो फिर इस बीच एक बहस और भी होती है। बहस दिलचस्प है अर्थव्यवस्था के लिहाज से, महंगाई के लिहाज से, कि क्या पेट्रोल डीजल के दाम कम होंगे। वैसे इस पर जब सवाल पेट्रोलियम मंत्री हरदीप पुरी से किया गया तो उन्होंने एक बयान दिया। उन्होंने कहा कि अगर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें स्थिर रहती हैं तो तेल कंपनियां पेट्रोल और डीजल की कीमतें घटाने पर विचार करने की स्थिति में होंगी। दरअसल यह बहस क्यों, पेट्रोल डीजल के रेट पर एकाएक फिर चर्चा क्यों। यह सवाल इसलिए क्योंकि 139 से घटकर $75 पर कच्चा तेल आ गया और हम पेट्रोल डीजल अर्थव्यवस्था की बजाय औरंगजेब में उलझे हुए हैं। अर्थव्यवस्था पर चर्चा होगी या फिर औरंगजेब पर। क्यों आखिरकार औरंगजेब की बहस में देश उलझा दिखाई देता है। चर्चा तो यह होनी चाहिए कि पेट्रोल डीजल के दाम कम होंगे, नहीं होंगे, और इसका असर आपकी और हमारी जेब पर क्या पड़ेगा। देश में जीडीपी अगर बढ़ रही है तो उस पर चर्चा क्यों नहीं। क्या असल मुद्दों पर चर्चा से हम पिछड़ रहे हैं। लव जिहाद, लैंड जिहाद, औरंगजेब, इस पर बहस कब तक। विकास के मुद्दे पर चर्चा क्यों नहीं। वो भी तब जब दावा यह कि हम 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने जा रहे हैं। कुछ सालों तक जीडीपी में बढ़ोतरी की बात की जा रही है। तो औरंगजेब पर राजनीति कब तक। आज इसी पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ जुड़ेंगे बाकायदा 4 मेहमान जो कुछ ही देर में आपकी स्क्रीन पर भी होंगे। हमारे साथ कैप्टन भदौरिया जुड़ेंगे जो कि बीजेपी के चेहरे हैं, राज शर्मा कांग्रेस के चेहरे हैं, आखिर खान आम आदमी पार्टी के चेहरे हैं, और मनीष गुप्ता जो अर्थशास्त्री हैं वो भी इस कार्यक्रम का हिस्सा होंगे। लेकिन आपको पहले हरदीप पुरी साहब का बयान सुनाते हैं। पेट्रोलियम मंत्री हरदीप पुरी, जब उनसे सवाल पूछा गया कि आखिरकार क्या पेट्रोल डीजल के दाम कम होंगे, तब इस सवाल के जवाब में हरदीप पुरी साहब ने क्या कुछ कहा। मैं अपने सहयोगी से चाहूंगा कि प्लीज जरा हरदीप पुरी साहब का बयान प्ले करिए और फिर उसके बाद इस सियासी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। कॉन्फिडेंस एंड विद आई कैन टेल यू कि क्या हमने मेजर्स दिया आने वाले समय भी। अब देखिए, अगर इंटरनेशनल प्राइसेस सॉफन होते हैं, अब जैसे कच्चे तेल का है, प्रोड्यूसर्स ने कुछ निर्णय लिया है कि वो प्रोडक्शन कट्स करेंगे। अब प्रोड्यूसर से बात करते हो तो प्रोड्यूसर्स कहते हैं कि हम प्राइस नहीं डिटरमिन करते, पर मेरा उससे जवाब है, अगर आप प्राइस नहीं डिटरमिन करते, अगर जो क्वांटिटी अगर उसको डिटरमिन करते हैं, तो क्वांटिटी अगर कम करेंगे तो प्राइस बढ़ेगी। तो अगर मान लो बढ़े भी, आई थिंक हमारे यहां नाउ वी आर
और हमारे ओएमसीज, आई वांट टू पे देम कॉम्प्लीमेंट, दे बीन गुड कॉर्पोरेट सिटीजन। जब उनकी अंडर रिकवरीज हो रही थी, नुकसान हो रहा था, उन्होंने बढ़ाया नहीं। ये पब्लिक सेक्टर की जो यूनिट्स है, तो हमारा जो मैनेजमेंट है, इन्फ्लेशन मैनेजमेंट, देखिए परफेक्ट तो कहीं भी नहीं होगा, और हमारा केस भी नहीं है। अगर मेरे पे आप छोड़ दे, मुझसे आपके जो हमारे जो ऑयल मिनिस्ट्री के जर्नलिस्ट है, जो बाहर वाले, पूछे सर आप बताइए आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है, कितना होना चाहिए तेल का दाम। मैं तो कंज्यूमर हूं, मैं तो कहूंगा जितना लो हो, बट आई नो दैट्स नॉट डूएबल बिकॉज द प्रोड्यूसर्स हैव टू फिक्स द दाम। सो लेट मी अश्योर यू दैट इसमें ऑपोजिशन की जो कहानी है ना, वो सेट नहीं हो रही इस इश्यू पे, और इसलिए वो इशू हॉपिंग कर रहे हैं। हम लोग नॉर्मली फोरम हॉपिंग की बात करते हैं। वो किसी दिन एक इशू ले लेते हैं, दूसरे दिन दूसरा इशू ले लेते हैं। मेरे हिसाब पे इस समय opposition is in the search of issues. They are also in the search of other things. But now, if you are asking me for my expectation का शब्द का मतलब क्या है? Expect. आप चाहते हो अगर अरे मैं तो चाहूंगा obviously. But you see, अगर आप international price stable रहती है और it doesn't rise. I don't know what the price of oil is. Should be what 74, 75, 75. ये आ गया मेरे बंधु लोग, मेरी फायर ब्रिगेड 75 है। अगर 74 और 75 पे रहे, पिछले क्वार्टर में हमारी ओएमसीज डिड ओके, मतलब उनके नुकसान नहीं हुए। तो अब आई एम नॉट इन अ पोजीशन टू मेक एन अनाउंसमेंट, बट आई डोंट नो। देखिए, दे विल, आई थिंक इफ नेक्स्ट क्वार्टर गोज वेल, आने वाले समय ठीक होगा, दे विल बी इन अ पोजीशन टू लुक एट दीज थिंग्स। तो अर्थव्यवस्था, पेट्रोल डीजल, महंगाई, जीडीपी, या फिर औरंगजेब, लव जिहाद, लैंड जिहाद, गोडसे, आखिरकार देश के मुद्दे क्या होने चाहिए? विकास, तरक्की, जीडीपी, किसान, महंगाई। तो चलिए सीधा रुख करते हैं अपने मेहमानों की तरफ। ये 4 मेहमान आपकी स्क्रीन पर इस वक्त दिखाई दे रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कैप्टन साहब आपका भी, राज जी आपका भी, मनीष जी आपका भी, और अखिल जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले मैं इस चर्चा की शुरुआत कैप्टन साहब आपके साथ करना चाहूंगा। कैसे हैं आप? बहुत अच्छा हूं सुनील जी, आप कैसे हैं? बहुत बढ़िया सर। कैप्टन साहब, पूरा देश उलझा है, औरंगजेब, लैंड जिहाद, गोडसे, लव जिहाद, टीपू सुल्तान, और हम उलझे हैं अर्थव्यवस्था में। जनता जानना चाह रही है, पुरी साहब का बयान सुन रहे थे हम, जनता जानना चाह रही है कि क्या वाकई पेट्रोल डीजल के दाम कम होंगे कि नहीं? कैप्टन साहब। बिल्कुल तिलक जी, आपने बहुत अच्छा लिया है सब्जेक्ट। मैं तो ये कहूंगा कि हरजीत पुरी जो कह रहे थे, बिल्कुल ठीक कह रहे थे कि अंतरराष्ट्रीय जिस तरह से वहां रेट चलते हैं बैरल के, उसी हिसाब से हमारे हिंदुस्तान में रहते हैं। यहाँ कोई ये नहीं है कि कुछ अलग से रहा। आज अगर हम दूसरे हमारे पड़ोसी राज्यों से अगर कंपेयर करें तो भारत के रेट बहुत कम है। दूसरा, पेट्रोल डीजल के दाम कम है सर? हाँ? पेट्रोल डीजल के दाम हम कम है हमारे यहाँ, आप ये कह रहे हैं? हमारे यहाँ बिल्कुल कम है। दूसरे यहाँ जगह देखा जाए तो हमारे यहाँ सरकार ने कभी भी जनता के हित की बात करी है, सरकार का हित नहीं देखा है। हाँ। सरकार तो इसको मैनेज कर लेती है, मगर जनता को ध्यान में रख के, जो अंतरराष्ट्रीय लेवल पे अगर इसके भाव बढ़े हैं तो सरकार को उससे कुछ न कुछ थोड़ा बहुत विचार करना पड़ता है। तो सबसे बड़ी बात है कि महंगाई आज आप देखिए कि भारतीय जनता पार्टी जब से आई है कितना कंट्रोल में रखती है। अंतरराष्ट्रीय लेवल में देखिए महंगाई आज कहाँ जा रही है। हमारे पड़ोसी राज्य में आटा जो है ना 300 रुपए केजी बिक रहा है। हाँ। मगर हमने यहाँ कोरोना काल, आपने कहा कि महंगाई काबू में है और सबसे कम पेट्रोल डीजल के दाम पड़ोसी देशों के मुताबिक हमारे यहां है, लेकिन कुछ आंकड़े अगर मैं आपके सामने रखूं, करेक्ट कर दीजिएगा, अगर तुलना की जाए तो दुनिया की सबसे महंगी रसोई गैस, अब आगे सुनिएगा सर, तीसरे सबसे महंगे पेट्रोल और 8वां सबसे महंगा डीजल भारत में बिक रहा है सर। क्या मैं गलत हूं या सही? मैं ये नहीं कहूँगा भारत में बिक रहा है। भारत के आप उस हिसाब से देखिए कि बैरल रेट क्या चल रहा है।
अगर उस अंतरराष्ट्रीय सर आपकी आवाज में बहुत धीमी आ रही है कैप्टन साहब, मैं चाहूंगा जरा थोड़ा दुरुस्त करें पीसीआर। अंतरराष्ट्रीय लेवल के अनुपात को अगर हम देखेंगे कि कैसे चल रहा है, तो उस हिसाब से है। ऐसा नहीं है कि भारत में महंगा और दूसरे कंट्रियों में सस्ता है, ऐसा तो नहीं हो सकता। नहीं तो सर, सर ये 2014 से पहले आप ही दिखाते थे कि भाई बहुत हुई पेट्रोल डीजल की मार, अब की बार मोदी सरकार। तो मैं इसलिए आपसे ये सवाल कर रहा हूं कि दुनिया में सबसे महंगी रसोई गैस भारत में, तीसरे सबसे महंगा पेट्रोल भारत में, 8वां सबसे महंगा डीजल बिकने वाला देश भारत। तभी मैं आपसे पूछ रहा हूं। तिलक जी, आप अपनी जगह बिल्कुल सही है, मैं आपको कोई गलत नहीं कह रहा हूँ। हाँ। आप ये एक बात और देखें कि जब पिछली सरकार गई थी, इसे बाउंड तोड़ के गई थी। पेट्रोलियम कंपनी पे पिछली सरकार कितना करोड़ कर्जा तोड़ के गई थी, ये हम ही ने आके इसको पकाया है। ये तो पेट्रोल कंपनियों पर बाउंड भरते रहते थे सर, वो कितने थे? उठाते रहते थे, और ये आके भारतीय जनता पार्टी सरकार ने आके इनका चुकाया है। तो आप सोचिए कि हमने कहां से कहां लेके आए। हाँ। ये लोगों ने पेट्रोल कंपनियों को नहीं, पेट्रोल डीजल के दाम कम होंगे या नहीं, क्या लगता है आपको? बिल्कुल, अगर अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर अगर डाउन होते हैं तो बिल्कुल कम होंगे। सरकार की बिल्कुल मंशा है, इसका लाभ आम जनता को मिलना चाहिए। अच्छा, एक बात मैं, क्योंकि अभी पेट्रोलियम मंत्री का बयान सुन रहा था, वो ही कह रहे थे कि मैं चाहूंगा या फिर नहीं चाहूंगा उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उनका कहने का लबो लबाव यही था कि मैं तो चाहूंगा कि दाम कम हो। अगर मैं सही समझ पा रहा हूं तो उन्होंने ये बात कही कि मैं तो चाहूंगा कि दाम कम हो। तो फिर कौन नहीं चाह रहा कि दाम कम हो? नहीं, तिलक जी, उसमें कहने का उनका तथ्य यही है कि मैं तो चाह रहा हूं कि कम हो। हाँ। अगर अंतरराष्ट्रीय लेवल का तो विभाव होना चाहिए ना। नहीं, अंतरराष्ट्रीय क्योंकि आपने बात की, तो पेट्रोल डीजल के रेट में अगर हम देखें तो 139 से $75, पहले $139 था कच्चा तेल, और अब 75 आ गया, वो स्थिर है। इसलिए ये बात उठ रही है कि कच्चे तेल की कीमतें 9 महीने में 40% से अधिक की गिरावट आई है, 40%। मैं इसलिए आपसे पूछ रहा हूं सर। तिलक जी, जब आई है तो आपने देखा होगा केंद्र का अपना वेट लगाते हुए केंद्र ने कम किया था, मगर दूसरी सरकारों ने नहीं किया था। जो सरकार नहीं सर, ये तो कम नहीं कर पाए ना सर, इसलिए तो सत्ता से बाहर है। तो आपने कम करना था। मैं इसलिए आपसे पूछ रहा हूं कि कम होंगे कि नहीं सर, क्योंकि इन लोगों के हाथ में नहीं था। इन्होंने कहा कि बाजार के हाथ में, आपके हाथ में है कि नहीं? हमारे हाथ में है, बिल्कुल हम इसको कम करेंगे। अगर अंतरराष्ट्रीय लेवल पे मार्केट डाउन होता है तो हाँ। में जरूर डाउन होगा। अच्छा, मतलब आपके हाथ में तो है ना सर? हाथ में है तभी तो कह रहे हैं। हाँ, तो सर पेट्रोलियम मंत्री कह रहे थे मैं तो चाहता हूं, लेकिन वो हो नहीं पा रहा। तो फिर कौन रोक रहा है? उनका कहने का ये तथ्य कतई नहीं है कि मैं चाहता हूं, कोई और नहीं चाहता। उनका कहने का मतलब मैं चाहता हूं, हाँ। मगर अंतरराष्ट्रीय लेवल पे भी रेट चाहे, चलिए, ठीक रहे। ठीक। कैप्टन साहब का प्लीज ऑडियो सही करिएगा पीसीआर। राज जी, बात तो कैप्टन साहब भी सही कह रहे हैं कि भाई आप लोग इतना बोझा हमें दे गए थे, तो ये तो विरासत में मिला। पेट्रोल डीजल के दाम अगर स्थिर भी होंगे तो ये भी तो मानिए ना कि पेट्रोल डीजल के दाम स्थिर हैं और लंबे अरसे से स्थिर हैं, ना बढ़ा ना घटा। राज साहब बोलिए। तिलक भाई, जब सन 2013 में इलेक्शन हुए थे और इनकी शायद गोवा कहां पे मीटिंग हुई थी और मोदी जी को वहां का संयोजक बनाया था चुनाव उसका, तो एक नारा चला था, बहुत हुई महंगाई की मार अब की मोदी सरकार। आपने भी कहा अभी कि जब हम नहीं महंगाई रोक पाए तभी तो आपको चुना। 9 साल हो गए। जब सन 2014 में जो बच्चा पैदा हुआ था, जिसको कुछ पता नहीं था, वो अब दुनिया के रीति रिवाज से हो गया है जानकार, लेकिन आपके कंट्रोल नहीं आ रही। महंगाई तो कंट्रोल नहीं कर रहे। को घाटा हुआ, उसकी भरपाई कैसे होगी? एक और बात, क्या इन्होंने भरपाई अपने खजाने से करी है? आप अपने घर से देते थे पैसा? बात ही नहीं समझ रहे सर, मैं बात सब समझ रहा हूं। आपने कहा किसानों का कर्ज माफ, तो आप अपने घर से पैसा देते थे? कोई नहीं देता है। हाँ, तो आप ये क्यों कह रहे हैं कि ये घर से? नहीं, आप कह रहे हो ना, राज जी,
आप ये कह रहे हो कि अपने घर से, तो आप अपने घर से पैसा देते थे? एक पहले मेरी तिलक भाई, पहले मेरी पूरी नहीं, पहले ये बात क्लियर करिए कि आप अपने घर से पैसा देते थे किसानों का कर्ज माफ? नहीं, मैंने कहा सर, आपने कहा ना कि अपने घर से पैसा दे रहे हैं, तो आप अपने घर से पैसा देते थे? मेरी बात को सुनेंगे नहीं और आप अपना इंटरप्रेट करेंगे तो फिर कैसे काम चलेगा? पहले पूरी बात सुन लीजिए, फिर मुझे करिए क्रॉस क्वेश्चन। कोई भी सरकार अपने घर से पैसा नहीं देती है। हाँ। अगर कर्जा चल रहा है और नहीं चल रहा है तो वो जनता के पैसे से वसूला जा रहा है और जनता का ही टैक्स दे रही है जी। मैं एक बात जानना चाह रहा हूं, इन्होंने ये बता दीजिए आप कि इन्होंने आज तक जिस सिलेंडर में, जिस डीजल में, जिस सिलेंडर में 20 रुपए भरते थे, अर्ध नग्न होके चलते थे ये लोग। जिस डीजल में 10 पैसे 8 पैसे भरते थे, ये बैलगाड़ी से चलते थे। आज क्या हो रहा है? अभी आप ही के इसमें मैं सुन रहा था। आज पहली बात तो खुशी हुई कि पेट्रोलियम मिनिस्टर मुझे भी पता चल गए, कम से कम बोल तो रहे थे। आज उन्होंने अपनी असमर्थता जाहिर कर दी। मैं तो चाहता हूं लेकिन राज जी, अगर ये सिलेंडर उठा के सर पे चल रहे थे तो आप भी चलिए। प्रियंका जी को किसने रोका है? आप भी बैलगाड़ी में आइए। राहुल जी को किसने रोका है? तो हम तो लड़ाई लड़ी रहे, हम तो लड़ाई लड़ी रहे। नहीं लड़ी है ना लड़ाई। आपने यही लड़ाई 2019 में लड़ी 2022 में लड़ी यही लड़ी थी ना? बता दूं मैं, हाँ, हमारे देश की जनता, तिलक भाई, बड़ी इमोशनल जनता है। अब जैसे आप ही ने कह दिया, अब इन्होंने महाराष्ट्र में औरंगजेब का दाव खेल दिया। हाँ। ये सब यही करा रहे हैं जहां जहां इनकी सरकार नहीं है। हम लोग जो देश की जनता है बड़ी इमोशनल है। हम लोग क्या सोचते हैं, अरे हल्ला हो रहा है, ध्रुवीकरण हो जाता है। आप ये बताइए, कोई भी भारतीय जनता पार्टी का मिनिस्टर कभी रोजगार की बात करता है? कभी पहलवानों की बात करता है? कभी इनके सांसद थप्पड़ मार देते हैं? जब आप सत्ता में थे आप भी नहीं करते थे सर। अरे आप इसलिए ये नहीं करेंगे। अगर मैंने चोरी करी इसलिए आप चोरी करेंगे? मुझे आप ही जवाब दीजिए। चलिए, वो तो नहीं देंगे कैप्टन साहब। तो मतलब आपने चोरी की मान रहे हैं? आप भी चोरी करेंगे क्या? नहीं, आपने चोरी की मान रहे हैं? नहीं, कैसे मान जाऊंगा? आप कह रहे हो? आप कह दो कि मान जाऊंगा, वाह जी वाह, आपसे नहीं मानूंगा। और मेरा तो आपसे कहना है, मेरी बात का जवाब कैप्टन साहब को देना चाहिए। आपको एक रेफरी की भूमिका निभानी चाहिए, लेकिन डिबेट मेरी आपसे कोई होगी, मेरी बात का खंडन करेंगे। राज जी, आप कैप्टन साहब से उलझेगा। जो मेरे सवाल है, मैं सवाल तो पूछूंगा ना आपसे। हाँ पूछिए, सवाल पूछो। हाँ, सवाल तो पूछने का हक है ना मुझे सर? पूरा है। हाँ, तो मैं वही आपसे मेरी बात सुनने का। जी, जब कच्चे तेल के दाम हाई थे, अब मेरी बात को समझिएगा। हाँ। क्योंकि उसको मनीष जी करेक्ट कर देंगे। जब कच्चे तेल के दाम हाई थे तब तेल कंपनियों को घाटा हुआ। उदाहरण के तौर पर पेट्रोल पर 17 रुपए 4 पैसे या 40 पैसे प्रति लीटर के हिसाब से बात कर रहा हूं, और डीजल पर 27 रुपए से ज्यादा का घाटा कंपनियों को हुआ। उसकी भरपाई कैसे होगी फिर? मैं एक बात आपको कहना चाहता हूं, सरकारें कोई भी हैं, पहले तो तिलक भाई मैं आपको बता दूं, मैं ज्यादा डाटाबेस में घुसने वाला व्यक्ति नहीं हूं कि मैं इसका हिसाब रखूं। मैं 3-4 चीजें नॉर्मल जानता हूं, एज ए लेमैन, जनरल जैसे साधारण आदमी जानता हूं। आप बस इतना बता दीजिए, अगर कंपनियों को घाटा हो रहा तो वो कंपनी हमारे देश की थी। सरकार ने, अगर हमारी सरकार रही, सस्ता तेल दिया, क्योंकि जनता के द्वारा, जनता के लिए ही सरकार होती है और जनता के द्वारा चुनी जाती है। मैं कह रहा हूं, ये जनता को क्या फायदा दे रहे हैं? ये कंपनियों को फायदा नहीं दे रहे हैं। आप सवाल, क्योंकि मैं सवाल करता रहूंगा, मेरी बात सुन लीजिए। आप कैप्टन साहब का जवाब देंगे और मनीष जी के पास जाना है। एक मिनट, आप सत्ता में होते तो आपसे सवाल पूछता। आप रुक जाइए 1 मिनट। कैप्टन साहब जवाब दीजिए। बिल्कुल तिलक जी, मैं इनसे ये जानना चाहूंगा, इन्होंने कहा कि सस्ता दे रहे थे, मगर आप पैसा उसका कहां ले रहे थे? आप तो उधार उठा रहे थे और साइन कर रहे थे। अच्छा, और उसके बाद आपने 9 साल में समथिंग, मुझे याद नहीं, जितना 70 साल में नहीं उठाया उतना आपने 9 साल में उठा लिया। सुने तो शराबे आप बताओ ना। अरे उधार लाखों करोड़, लाखों हजार करोड़ आप ले रहे हो, फिर वो पैसा कहाँ गया? तिलक जी बता दो जरा। तिलक जी, ऐसे वो पैसा कहाँ गया कैप्टन साहब? जनता समझती नहीं है ना। आप चिल्लाते रहोगे, हम भी चिल्लाते रहेंगे, लोग नहीं समझेंगे ना। चिल्लाने के लिए क्रिस्टल क्लियर दिल चाहिए, क्रिस्टल क्लियर। आपकी कांग्रेस के प्रधानमंत्री कहते थे कि पैसा पेड़ पे नहीं लगता है। ये कहना कांग्रेस के प्रधानमंत्री का ही था कि पैसा पेड़ पे नहीं लगता है। कितना उधार था, ठीक है ना? और आपने 45,000 करोड़ का कर्जा छोड़ के गए थे।
पेट्रोलियम अरे, कंपनी पे और कर्जा वो कितना बढ़िया। चुकाया है? 45,000 करोड़। आप मजबूर हो कहने के लिए बताते। अखिल साहब, ऐसी बातें आप भी जानते हो। एक मिनट कैप्टन साहब, राज जी एक मिनट, अखिल जी फिर मनीष जी पूरा वक्त दूंगा आपको। अखिल जी, ये चर्चा मैंने कहा कि पूरे देश में है औरंगजेब, लव जिहाद, लैंड जिहाद और एकाएक गोडसे की भी एंट्री हो गई और कांग्रेस भी उसी पिच पर आकर खेल रही है। क्या वाकई देश के मुद्दे यही हैं? बिल्कुल नहीं है। देश के मुद्दे हैं महंगाई, देश के मुद्दे हैं आर्थिक, हमारा जो विकास होना चाहिए वो नहीं हुआ है वो, और देश के अंदर जो हमारे आज की पोजीशन है 142वें नंबर पे है पर कैपिटा इनकम। ये क्राइटेरिया है कि आपने देश की आर्थिक स्थिति को कहां ले गए हैं, देश के अंदर इनकम को कहां ले गए हैं, और देश के अंदर जो जनता है उसकी जो खुशी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है पर कैपिटा इनकम। तो वो उन सब चीजों को, महंगाई को किस तरह से हैंडल कर ले। और दूसरी चीज ये है तिलक जी, ये 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बोलते हैं ना बार बार, ये बेईमान झूठी पार्टी, इनको ये पता ही नहीं है भारतीय जाहिल पार्टी के लोगों को कि 5 ट्रिलियन इकोनॉमी जो आपने डिफीट किया है इंग्लैंड को, उसकी 6.5 करोड़ पॉपुलेशन है। अगर उसके हिसाब से आप करें 140 करोड़ लोगों की इकोनॉमी को उससे कंपेयर कर रहे हैं तो आपकी कम से कम 20। अखिल जी, कैप्टन साहब एक मिनट अखिल जी सुनिए मेरी बात, सुनिए सर एक मिनट अखिल जी नहीं, अखिल जी एक मिनट कैप्टन साहब एक मिनट, अखिल जी एक मिनट, अखिल जी एक मिनट कैप्टन साहब, जूते मारो। एक मिनट कैप्टन साहब, एक मिनट अखिल जी, मैं आपसे पर्सनल रिक्वेस्ट कर रहा हूं, प्लीज संयम के साथ अपनी भाषा का इस्तेमाल करिए सर। आपको पूरा मौका दूंगा लेकिन संयम के साथ अपनी बात रखिए। गैंग और पता नहीं क्या क्या ये बीजेपी वाले ही बोलते हैं, इन्होंने पूरा माहौल खराब किया है, उसका जवाब नहीं तो आप ये कह रहे हैं माहौल वो एक मिनट कैप्टन साहब, मैं मुद्दे पे आता हूँ कैप्टन साहब एक मिनट, कैप्टन साहब आप कैप्टन साहब अपने जो प्रवक्ता हैं और जो भी लीडर है उन्होंने क्या क्या कहा जाए उसको भी ध्यान रख लीजिए। अखिल साहब मुद्दे पर आए। ठीक है आपकी बात कैप्टन साहब एक मिनट, कैप्टन साहब मैं बात करूं, एक मिनट अखिल साहब मुद्दे पर रहिए प्लीज। मुद्दे की बात है, सुन लीजिए अब आप मुद्दे पर रहिए। 108 नंबर पे भुखमरी पे हमारा देश पहुंच गया है। भाजपा सरकार, आप बताइए भाजपा के नेता, भाजपा के प्रवक्ता, ये कैसे पहुंच गया है? अच्छा जीडीपी, अच्छा फिर जीडीपी क्यों बढ़ रही है? फिर अगर आप ये कह रहे हैं कि विकास नहीं हो रहा, फिर जीडीपी क्यों बढ़ रही है? अरे आप मुझे ये बताइए, जीडीपी जो जीएसटी है ना आपका, है गब्बर सिंह टैक्स जो लगा रखा है, ये इतिहास में पूरे दुनिया में कहीं अखिल जी मुझे एक बात बताइए, चलिए मैं मान गया जिस टैक्स का नाम, एक मिनट जीएसटी का कलेक्शन कितना है इस बार? देखिए कलेक्शन में एग्जैक्ट फिगर तो मेरे पास नहीं है सर। फिर देखिए, फिर आप एक तरफ कह रहे हो कि वो टैक्स जो है, अब फिर चलिए पॉलिटिकल सवाल कर लेता हूं, रुकिए एक मिनट रुकिए ना सर। आपने कहा ये जीएसटी, आपने कहा बेरोजगारी, आपने कहा कि आखिरकार ये रोजगार पर चर्चा क्यों नहीं, फिर जनता इन्हें वोट क्यों करती है? फिर आप बताइए। ओपन सीक्रेट, अभी गूगल सर्च कर लीजिए, आपको सारी चीजें मिल जाएंगी। ये मुद्दा बात ये नहीं है कि आप डाटा, आप किलर की तरह डाटा अपने पास रखें, जो ओवरऑल सिचुएशन है उसके ऊपर डिस्कशन होता है डिबेट के अंदर। नहीं तो ओवरऑल डिस्कशन ही कर रहा हूं सर, मैंने आपसे आंकड़ों की बात नहीं की ना। 142 नंबर पे हमारी पहुंच गई पर कैपिटल इनकम, 108 नंबर पे भुखमरी है और प्रेस इंडेक्स 152 से ऊपर है। मतलब आप भुखमरी है, सब कुछ हो रहा देश में, लेकिन प्रेस को आप फ्रीडम दे देते तो वो पब्लिक में बात नहीं पहुंचती है। ये 3 मेन मुद्दे हैं। अखिल साहब एक मिनट रुकिए ना, एक कौन क्या दिखा रहा है, क्या चला रहा है, मुझे कोई लेना देना नहीं उससे। ठीक सर, क्या आपके सामने सवाल पूछे गए नहीं पूछे गए? देखिए जीडीपी का मतलब क्या होता है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। आप पर कैपिटा जीडीपी कितनी है ये बताइए ना। पर कैपिटा का होता पूरे देश में, पूरी दुनिया में जो भी एनालिसिस होता है पर कैपिटा के ऊपर होता है, और 142 नंबर पे आप पहुंचे हुए। आप संयम के साथ सुनेंगे मनीष जी की बात को, मनीष जी की बात को संयम के साथ सुनेंगे या राजनीतिक हवा में निकाल देंगे बात को? आप सुन लीजिए सर, मैं जो भी बोल रहा हूँ उसके पीछे बेसिस है। हाँ तो प्रूफ दे दूंगा। मैं एक्सपर्ट है, उन्होंने ये पूछा इससे पहले कितना था, लेकिन 90 से नीचे था। अरे झूठ बोल रहे हैं, अरे बकवास, बकवास आप बकवास कर रहे हैं। अरे राष्ट्रीय एक सम्मानित एंकर के सामने राष्ट्रीय चैनल पर कुछ भी
बकवास कर देने से आपकी बकवास नहीं चलेगी। नहीं सुन लीजिए आप, इसलिए मैंने आपको बोला था कि आप फिगर दीजिए मुझे। सुन लीजिए आप, ये लगातार बढ़ता जा रहा है जो हमारा आंकड़ा है ना, और भुखमरी का भी आंकड़ा, ये भी हिस्टोरिकल है। इसके पहले 108 नंबर पे कभी नहीं पहुंचा है। उसके बाद जो 152 नंबर पे फ्रीडम ऑफ प्रेस इंडेक्स है, वो भी हाईएस्ट है इस टाइम, इतना कभी नहीं पहुंचा है। जो हमारे देश की व्यवस्था है उसको आप ओवरऑल देखिए। फिर मनीष जी का ऑडियो रहेगा, प्लीज मनीष जी का ऑडियो। एक मिनट करने में बिलीव रखता हूं, ना कि क्लेरिकल बातों में। क्लेरिकल बातों से कोई फायदा नहीं है। आज हमारी इतनी दयनीय स्थिति, हमारी जो आर्थिक स्थिति है। एक मिनट अखिल साहब, भ्रष्टाचार से एक काम करिए, यही सब बातें एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाइए और तसल्ली से दी। करके आया करो, खाली ये नहीं है कि बस एजेंडा चला के गाली दे देंगे, आगे बैठ गए, इससे ज्यादा कुछ नहीं आता आपको। तो बताइए कि मैं गलत हूँ, मुझे बताइए आप अपने फिगर से कि मैं गलत हूँ। 108 नंबर पे आपके पास कोई फिगर ही नहीं है, आपके पास कोई फिगर है नहीं। अभी हमारे आप कितनी की नहीं था, आप नहीं बता पाए, आप बता दें कि आपकी क्या है, आज की बता दें तो नहीं बता पाएंगे। गालियां देने को बैठे हो, एजेंडा बना रखा है, वो लेके आगे बैठ जाते हो कि हमें गाली देना है, बीजेपी को कोसना है, मोदी को गालियां देना। अरे ज्यादा आपके पास आप जानते हैं, आपकी जो भाषा है वो अनपढ़ों जैसी है, आपने आगे जाहिर पार्टी आपकी क्षमता जाहिर करती है कि आप अनपढ़ों जैसी बात करते हैं। आप मुझे बताइए, मेरे जो तथ्य दिए हैं, जो फिगर दिए हैं। एक मिनट अखिल जी, कैप्टन साहब एक मिनट, कैप्टन साहब एक मिनट, अखिल जी का ऑडियो। एक मिनट अखिल जी, आपने जो फैक्ट्स दिए हैं उन्हीं फैक्ट्स को, अखिल जी शोर मचाएंगे कुछ नहीं होगा। आपके सामने मनीष जी अपनी बात रख रहे थे, सुन लें आप संयम से सुनेंगे, अखिल जी संयम के साथ सुनेंगे। मनीष जी आप ही की बातों का जवाब दे रहे थे, आप सुनेंगे तो सही। हाँ तो आप एक मिनट, आपने चैलेंज दिया, आप सुन तो लीजिए ना, आप उन्हें चैलेंज दे रहे, सुन तो लीजिए। ऑडियो नीचे, बस मनीष जी का ऑडियो रहेगा। देखिए, पर कैपिटा इनकम 2014 में 72,805 थी और 2022 में पर कैपिटा इनकम 35% बढ़कर 98,118 होगी। ठीक है ना? तो एक ये तो रही इंडिया में ग्रोथ में 35% का इजाफा। ठीक है, अब रही बात ये भुखमरी के इंडेक्स, फ्रीडम ऑफ प्रेस के इंडेक्स, ये कैलकुलेशन जो करते हैं ना, उनके पास फंडिंग किसी इंटेंडेड पार्टी की होती है, एक नॉर्मल एनजीओ है। जैसे यहाँ पे मानो कोई भी एक एनजीओ कोई एक रैंकिंग निकाल दे तो वो उतने रिलायबल नहीं है। हमें उस डेटा को देखना पड़ेगा जो डेटा हमारे पास रिलायबल है। अब आते हैं बात आर्थिक जगत की कि कैसे हमारी अर्थव्यवस्था में डेवलपमेंट है। हमें इस बात पर चर्चा करने की जरूरत है कि अगर इस देश में गैस का प्रोडक्शन वर्ल्ड में नंबर 1 है और फिर भी अगर हमारी गैस महंगी है तो उसका कारण क्या है? अगर हमारे देश में बिजली का उत्पादन है और फिर भी अगर बिजली महंगी तो हमारे उसके कारण क्या है और क्या सरकार इस पर काम कर रही है या नहीं कर रही है, हमें वो समझने की जरूरत है। अगर इस देश में गैस महंगी है इसका मतलब है हमारी एक्सट्रैक्शन की जो प्रोसेस है वो कॉस्टली है। अगर हमारे देश में महंगाई है तो इसका मतलब है हमारी जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है वो लगभग 17% है, जो किसी भी हालत में 8% से ज्यादा होनी नहीं चाहिए। इसका क्या मतलब है? सरकार इस पर क्या कर रही है? हमारे पास इस देश में अच्छी सड़कें नहीं है, हमारे पास वेयर हाउस, कोल्ड चेन वेयर हाउस नहीं है, जिसकी वजह से हमारा काफी मटेरियल फूड प्रोडक्ट खराब होता है और लेट पहुंचता है और कॉस्ट उसकी बढ़ जाती है। अगर हमारे पास अच्छी रोड नेटवर्क बन रहे हैं, अगर हमारे पास सड़कें अच्छी हो रही हैं तो माल जल्दी पहुंचेगा और अगर बॉन्डेड वेयर हाउस बन रहे हैं तो माल बेहतर तरीके से स्टोर होगा, कोल्ड स्टोर होगा, खराब नहीं होगा। इस पर सरकार ने बहुत काम किया है, सरकार ने लगातार। राज जी अपनी बात रख रहे हैं, फिर मैं कैप्टन साहब आपको वक्त दूंगा। राज जी, आप मुस्कुरा क्यों रहे थे मनीष जी की बात पे? मैं एक बात पे मुस्कुरा रहा था कि आप सरकार की बात कर रहे थे कि रास्ते का ट्रांसपोर्टेशन बढ़ जा रहा है, पैदा नहीं हो रही है, यहाँ पे प्रोडक्शन नहीं हो रहा है।
ये आम आदमी को इस चीज से कोई बात नहीं लेनी। मैं यहाँ पे, आप स्पेशलिस्ट हैं जी, सुन लीजिएगा। मैं आज बहुत, मुझे ज्यादा नहीं बोलना आज, क्योंकि मैं बहुत बिल्कुल बोल रहा हूँ, सोच के ही आया हूँ। मुझे जीडीपी पर कैपिटा इनकम, ये मुझे अभी बाद में बात करनी है। मुझे ये देखी पहले है क्या रोजगार के संसाधन हो रहे हैं, क्या स्वास्थ्य सुविधाएं मिल रही हैं, किसान खुश है, इंजीनियर खुश है, स्कूल में बच्चों को बैठने के फर्नीचर हैं। और आज की बात बता रहा हूं, आज मैं पेट्रोल भराने गया तो उसने कहा साहब हाई स्पीड पेट्रोल है 160 रुपए लीटर। तो मैंने उससे पूछा क्या हो जाएगा, का इंजन का एवरेज बढ़ जाएगा। मैंने कहा मेरा तो एवरेज घट जाएगा। मुझे इन बातों से मतलब है, मैं साधारण आदमी हूं मनीष भाई, मैं आप जैसा स्पेशलिस्ट नहीं हूं। मुझे तो ये पता हो मेरी गैस सस्ती हो जाए। ये सरकार, इसीलिए तो सरकार चुनी थी, इसीलिए तो मैंने वोट दिया था भाई, इसलिए तो दिया नहीं था कि आप एक्सक्यूजेस ढूंढे। आप मुझे ये बताइए भदौरिया जी भी, कि ये आखिर, मुझे नहीं पढ़ना, किसी किसान और ले को पर कैपिटा, जीडीपी, जीएसटी, इन चीजों से 80 से 90 करोड़ 100 करोड़ जनता को कोई लेना देना नहीं होता। वो ये देखती है मुझे सस्ता मिल रहा है, मुझे मूली की गड्डी 5 रुपए की मिल रही है, 25 रुपए की है। आप ही लोग कहते थे, कहावत थी एक, कि बेटा चोरी मत करना, चाहे चटनी से रोटी खा लेना। आज चटनी से रोटी खाने के लिए एक आदमी को 88 रुपए चाहिए। लहसुन की जो आती है वो 22 रुपए की है। तो आप इन चीजों को घटाओ ना, और ये कौन करेगी? 9 साल हो गए, मैं बार बार कह रहा हूं, ये सरकार का काम है भाई। ठीक। और अभी तिलक भाई कह रहे थे औरंगजेब, क्यों औरंगजेब की बात करते हो आप लोग? क्यों बाबर की बात करते हो? जिहाद की बात क्यों करते हो? अगर जिहाद की बात करनी है तो अपने घर में बच्चों को संस्कार दीजिए। आप बच्चों को बताइए, अगर घर में बेटी है तो उन्हें बताइए कि बेटी आप हिंदू हो क्या, अगर गैर हिंदू में शादी करोगी हो गया तो राज आपकी जी, एक मिनट वो वाले विषय पर आऊंगा। आपने जो सवाल भदौरिया जी, एक मिनट कैप्टन साहब ने उठाए, एक मिनट राज जी, एक मिनट में बात खत्म करूंगा अपनी बात। आप बताइए, भारतीय जनता पार्टी कहती है लैंड जिहाद। अभी उत्तराखंड में जिला है, नगर पंचायत के अध्यक्ष ने 1.5 साल पहले जब एक हिंदू लड़की ने मुसलमान से शादी की थी, उसने क्षेत्र बंद कराया था, और ही मेहनत नहीं हुआ, उसने अपनी लड़की की शादी मुसलमान से करने के लिए कार्ड छपवा दिए। ये संदेश क्या देना चाहते हो? ये देश जवाब मांग रहा है, भारत की जनता जवाब मांगती है। राज जी, किसी के चरित्र का चीरहरण यहां मत करिए। मैं उस विषय पर अभी चर्चा नहीं कर रहा, प्लीज। मैं आपसे आपने 20 बार आप जिस विषय के बारे में बात कर रहे हैं उस विषय के बारे में पहले पूरी जानकारी लीजिए, फिर मैं उस पर बात करूंगा। मेरे पास है, मैं भी इधर, मैं जिस पे नहीं है मुझे, मैं उस पे नहीं बोलूंगा। आप उस नेता का नाम जानते हैं? मैं एक और भी, आप जानते हैं फोन नंबर? अरे मैं आपको फोन, सर क्यों आप इस बहस में पड़ रहे हैं? छोड़ दीजिए, एक मिनट प्लीज, मैं नाम नहीं लेना चाहता। मत लीजिए, इसलिए कह रहा हूं। अच्छा नहीं लगता, क्योंकि विषय किसी का चरित्र हरण करना ठीक नहीं है। भैया किसी का नहीं कर रहा, किसी की बेटी को मत घसीटिए डिबेट में। एक मिनट प्लीज, भारतीय जनता पार्टी आपके और हमारे घर में बहू बेटी है, इसलिए कह रहा हूं मत करिए, ये काम मत करिए प्लीज। गलत बात है, मैं चरित्र नहीं, आप लग। एक और मेरी बात सुनिए तिलक भाई, गुड़ खाने से पहले, गुड़ छोड़ने से कहने से पहले अपने आप को छोड़ना होता है। पहले अपना चरित्र, मुझे अपने आप को देखना है स्वयं। जब तक मैं नहीं सुधरूंगा, शर्मा जी अभी मैं उस विषय में नहीं जा रहा। अब एक मिनट, मनीष जी का जिक्र किया आपने, पहले मनीष जी फिर कैप्टन साहब आपके पास। मनीष जी देखिए, जिस तरह की ये बात राज शर्मा जी कर रहे हैं, मुझे लगता है विषय को भटकाने की बात है। हालांकि 2 बातें राज शर्मा जी ने बड़ी रेलिवेंट थे। उन्होंने कहा जनता ने महंगाई के मोर्चे पे कांग्रेस को हटाकर बीजेपी को लाए, तो ऐसे में उम्मीद जनता तो ये करेगी ही कि आप महंगाई कम करें। बिल्कुल वैसे ही जैसे अरविंद केजरीवाल भ्रष्टाचार हटाने के नाम पर आए और भ्रष्टाचार के जो महारथी थे उनके गले में, उनके चरणों में जाकर चुंबन करने लगते। तो यहां इस मुद्दे पर तो मैं राज शर्मा जी से सहमत हूं कि भाजपा को महंगाई पर ध्यान देने की जरूरत है। अब अगर हम आर्थिक विशेषज्ञ के तौर पर देखें तो भाजपा पैसे अपने घर तो ले नहीं गई। उस पैसे से वो चुनाव पर पुल बनाए, रेल बनाए, वंदे भारत चलाए, वो जनता को इनडायरेक्ट लाभ दे। लेकिन इस देश की जनता वैसी नहीं है। अभी राज शर्मा ने कहा था कि इस देश की जनता इमोशनल है। इस देश के नेताओं को अच्छा काम नहीं करना चाहिए। उन्हें सबसे पहले महंगाई कम कर दो, चाहे देश का डिफेंस कमजोर रह जाए,
तो यहाँ कहीं ना कहीं मैं बहुत सिंसियरली सरकार नहीं कर रहा हूं। अच्छा, बहुत मतलब आप ये sincerely- कह रहे हैं कि महंगाई सेहत के लिए हानिकारक नहीं है? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं नहीं, आप यही समझा रहे हैं ना? मैं आ रहा हूं, सरकार की अपनी प्रायोरिटीज है, सरकार ने प्रायोरिटीज बनाई दूसरी, उनका एक अलग स्टाइल था। जब हम पहले डिफेंस पे काम करें, हम पहले इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम करें, महंगाई पे बाद में काम करेंगे। पर जनता इमोशनल है, ये सच है, वो हरा देगी। इसलिए सरकार को पहले देशभक्ति, बाद में पहले जनता भक्ति जरूरी है। ऐसे में थोड़ा सा पेट्रोल डीजल को कम करके महंगाई को थोड़ा रिवर्स गियर में लाना ही चाहिए। जनता को भी देखिए, आप सारे प्रिंसिपल, सारे पेट्रोलिज्म अगर एक ही साल में कर दोगे, 10 साल में कर दोगे, तो जनता नहीं झेल ठीक, पाएगी। जल्दी से अखिल साहब, फिर कैप्टन साहब के पास जा रहा हूं मैं। जल्दी से क्या बोलना चाह रहे, जल्दी बोलिए। देखिए मनीष जी आप जो बोल रहे हैं ना कि पर कैपिटा हमारा जो पर कैपिटा इनकम बढ़ा है, मतलब टोटल इनकम बढ़ा है इंडिविजुअल का। आप मनीष जी, आप इतने अच्छे एनालिस्ट हैं, आपको मैं बता रहा हूँ 142 नंबर पे पहुंच के पूरी दुनिया के कंट्रीज के बड़े हैं, हर कंट्री का बड़ा है इनकम, नो डाउट। लेकिन हमारे अफ्रीकन कंट्रीज का कितना था? अरे अकील खान, अगर आप ये बता दोगे कि ये आंकड़ा कौन से एनजीओ का है ना, आपको प्रणाम करूंगा झुक के। आप बताइए कौन से एनजीओ ने ये 142 का आंकड़ा दिया, बताइए तो सही। उसी लॉजिक पर मुझे राज शर्मा जी की बात समझ आ रही है, लेकिन आप ऐसी लॉजिक के साथ बोल रहे हैं, आप तैयारी से आओ भाई, आप पढ़ते नहीं हो। अरे अकील खान, आप पढ़ा करो भाई, आप डिबेट में लगे रहते हो। एक तो आम आदमी पार्टी ने आपको भेजा है, आप बिना पढ़े चले आपको। आप बताइए मुझे कितना है हमारा अपना पुलिस, हमारा कितना पोजीशन है पढ़ के प्लान का, बताइए आप, बताइए आपकी प्रेरणा कितना है, बताइए। 50 लाख करोड़ के ऊपर हमारा ऋण पहुंच गया है। एक मिनट अखिल जी, 50 लाख करोड़ के आसपास पहुंच गया हमारा जो इंटरनेशनल डेब्ट है। आप बताइए, चैलेंज करता हूं मैं आपको 142 पे, 108 के ऊपर बुक बने, चैलेंज करता हूं मैं आपको 152 पे, फिर चैलेंज करता हूं। अरे भाई, ये आंकड़ा 142 का किसने दिया? क्योंकि उसका नाम बताइए। इतना प्रेस को इतना अकील खान साहब, मैं आपको चैलेंज करता हूँ, अकील खान को मैं चैलेंज करता हूँ, मुझे उसका नाम बताओ। मोशा गैंग का अरे नाम बताओ। करके अपना पैसा भरना कितने अरे अकील खान, जितना रट के आए हो, उतना ही बता पाओगे। पूछेंगे तो मनीष सिसोदिया की तरह चुप रह जाओगे। किसने कहा, कब कहा, किसका आंकड़ा है, पहले क्या आंकड़ा था, अब क्या आंकड़ा है? एक मिनट अखिल जी, मनीष जी, एक मिनट अखिल जी, एक मिनट सबका ऑडियो नीचे। अखिल जी, बहुत गर्मी है बाहर, ठंडा पानी पीजिए आराम से, रूह अफ़ज़ा डाल के पीजिए आराम से, बीपी मत बढ़ाइए, आराम से। अखिल जी, गुस्सा नहीं। मैं एक बात जानना चाह रहा था, आप सबका ऑडियो नीचे रहेगा, सिर्फ कैप्टन साहब का ऑडियो रहेगा। और प्लीज, जैसे कैप्टन साहब ने सबको संयम के साथ सुना, आप लोग भी उन्हें संयम के साथ सुनिएगा। और यकीन मानिए, अगर आप बीच में बोले तो कैप्टन साहब बोलने नहीं देंगे, फिर ध्यान रखिएगा। राज जी, अखिल जी, प्लीज कैप्टन साहब का ऑडियो प्लीज। तिलक जी, कैप्टन साहब जी, मैं एक बात जानना चाह रहा था, छोड़ दीजिए इन सब विषयों को, मेरी दिलचस्पी एक और अहम विषय पर है। मैं ये जानना चाहता हूं कि औरंगजेब, लव जिहाद, टीपू सुल्तान, गॉडसे, आपको क्या लगता है कि इन विषयों पर देश में क्यों बहस हो रही है? जी तिलक जी, ये देखा जाए तो ये मुद्दे जानबूझ के लाए जाए, जानबूझ के सरकार को कहीं ना कहीं जो है ना टोल करने के ये मुद्दे लाए जाते। तो ये मुद्दे कौन लाता है सर? यही लोग लाते हैं। हाँ। जैसे ये कहते हैं, अभी आप लव जिहाद का मैं बता दूं, लव जिहाद, अगर कोई हिंदू लड़की मुस्लिम लड़के के साथ अगर शादी कर रही है तो उस लड़के ने फर्स्ट में ही बता दिया कि मैं मुसलमान हूं और मेरा नाम अकीद है, जो भी है ये, मगर वो हाथ में कलावा बांधेगा, सर में तिलक लगाएगा,
और हिंदू लड़की के साथ नहीं नहीं बताएगा कि कार्रवाई मैं तो होनी विवेक चाहिए, हूं। किसी को भी मत बख्शिएगा। एक मिनट, मैं एक बात जानना चाह रहा था कैप्टन साहब, मैं इसलिए सवाल कर रहा था, मेरे जहन में आया कि औरंगजेब तो 316 साल पहले ही चला गया, लगभग 316 साल हो गए सर वो औरंगजेब को चले गए, हम आज उस पर बहस कर रहे हैं। मेरी चिंता इस बात पर है, वो जो नौजवान, विश्व बैंक की रिपोर्ट यह कहती है कि भारत में 4 में से 1 युवा बेरोजगार है। लाल जी मैंने आपको सुना, जब मैं बोलने लगा तो आप बीच में कूदे आए। एक उन्होंने यही तो रामलीला यही संस्कार बताते हैं कि हमारे संस्कार क्या है और आपके 9 साल का संस्कार क्या हिसाब दे यहाँ पर, मुझे मैं 9 आपको साल का हिसाब चाहिए, 9 और साल जब का मैं हिसाब बोलता दो हूँ तो आप बीच में कूदते हैं। तो यही संस्कार है भारतीय जनता पार्टी के और कांग्रेस के, ये संस्कार है मिनिस्टर हमारे। संस्कार वो है कि देश के साथ करें। चलती नहीं मंत्रियों की, प्रधानमंत्री गृह मंत्री के आगे आज हमने रेल की मंत्री 2.5 गुना ज्यादा बना दी है, रोडें हमने बना दी, मेडिकल कॉलेज बना रहे, कॉलेज बना रहे, हम हर देश में सुधार कर रहे हैं। आज जनाब, आज मोबाइल क्षेत्र में हम देश में वर्ल्ड में दूसरी तरफ बन चुके हैं, दूसरा देश बन चुके हैं वर्ल्ड में मोबाइल क्षेत्र में। आप लोगों को शर्म नहीं आती है? कहाँ ले गए थे देश को? आप का सिलेंडर महंगा होना अगर चाहिए, इतना आगे बढ़ा है तो वो कांग्रेस की समझते हो देन क्या? है, क्योंकि भारत को आपने डुबाया और चाइना को बढ़ाया। आप लोगों को चुना था, ये नहीं इतने है। प्यार से सुना था, इमोशनल जनता के इमोशनल प्यार से आप लोग खेल रहे हो। और आपको याद रखना, ये जनता 2024 में मुझे लग रहा है 2 भी नहीं रहेंगे। 2024 में हम फिर बहुत बड़ी बढ़त से आ रहे हैं। राहुल गांधी भारत पे गाली दे रहे हैं। एक मिनट कैप्टन साहब, राज जी कुछ ज्यादा हो गया, राज जी कुछ ज्यादा हो गया, रुक जाइए आराम से। मनीष जी पहले अपनी बात रखेंगे, फिर अखिल जी आपके पास आ रहा हूं। मनीष जी 1 मिनट, राज जी अब मैंने ऑडियो नीचे कर दिया सर, अब ये मेरे साथ मत करिए कि हमारा चैनल, हमारे वक्त जो है म्यूट कर दिया जाता है, ठीक, क्योंकि आपको मैंने पूरा मौका दिया, आपने अपनी बात को रखा। मैंने पहले ही आपको कहा था सर कैप्टन साहब के बीच में मत बोलिएगा, प्लीज आप बीच में कूदे। 1 मिनट रुक जाइए बोलने के लिए आप ही बता दें सर, आपसे सवाल तो ले रहा हूं मैं। अच्छा हाँ बोलिए। नहीं, बच्चा जिसकी परीक्षा देगा उसी क्लास की तो कॉपी जांचेंगे। 9 साल उसका काम बताओ भाई। 70 साल वाला नहीं पूछूं, बताते नहीं आप, सिर्फ 9 साल वाला पूछूं? इनसे 9 साल पूछो क्या किया बस। तो आपसे 60 साल वाला पूछूंगी नहीं? कौन सा 7 साल वाला? ठीक है, फिर 60 का पूछ लेना। जब अच्छा, 60 का ठीक। जब 60 का पूछे और कुछ ओके। हमारी एक और बात। ओके राज जी, अब बहस क्यों डिरेल कर रहे हो आप? मैं नहीं कर रहा हूं ना। हाँ 1 मिनट रुक जाइए ना सर। गलत बोलेंगे मैं बोलूंगा। राज जी देखिए, ऐसा प्लीज डिबेट डिरेल मत करिए प्लीज। मैं एक बात जानना चाह रहा हूं, जो गणित दिया जा रहा है मनीष जी, जीडीपी की दर चौथी तिमाही में, करेक्ट कर दिएगा मैं गलत होऊंगा, 6.1% रही, और इसी साल की जीडीपी जो बताया जा रहा है वो 7.2% के आसपास रहेगी। इसके साइन सिग्नल क्या इंडिकेट करते हैं? इसका सिग्नल साफ साफ यही है कि ये देश बिल्कुल ठीक ट्रैक पर है। अगर मैं आपको बता दूं, अगर इस रफ्तार से रफ्तार 7.1 और 7.2 आ रही है, अगर इस रफ्तार से अगले 10 साल अगर हम आगे चले तो हम विश्व में सिरमौर होंगे। आपको बता दूं, राज शर्मा जी की पार्टी कांग्रेस के ही एक नेता हैं श्री राहुल गांधी, उनके साथ एक चर्चा में देश के पूर्व गवर्नर श्री रघुराम राजन ने क्या कहा था कि अगर हम 2022 में 5% की अगर जीडीपी प्राप्त कर लेते हैं तो हम भाग्यशाली होंगे, अंग्रेजी में लकी होंगे, ये उन्होंने कहा। और जैसे ही ये 5 की जगह 6 से ऊपर आंकड़ा गया, कांग्रेस की बोलती बंद हुई। मैं कहता हूं आपसे तिलक जी निवेदन है कि अगर विकास पर चर्चा करनी है, 10 साल वर्सेस 20 साल पर चर्चा करनी है, तो टॉपिक वाइज लीजिए। मानो राज शर्मा प्रश्न पूछे कि अच्छा बताइए सड़क पर क्या हुआ, तो बताए सरकार सड़क पर यह हुआ। रेल पर क्या हुआ, तो बताए सरकार रेल पर क्या हुआ, है ना। फिर पूछे कि भाई हॉस्पिटलिटी में, मेडिकल पे क्या हुआ, तो सरकार बताए, है ना। पर कैपिटा इनकम पे तब पूछे तो सरकार बताए। इस तरह की एक सकारात्मक चर्चा हो। बिल्कुल सही, लेकिन मैं आपकी बात से सहमत हूं। बिना तैयारी के कुछ भी राज शर्मा या अकील खान पूछ लेंगे ना, कोई लॉजिक नहीं होगा। जाके पूछिए ना रघुराम राजन और राहुल गांधी से
उन्होंने कैसे कहा कि 5% हो तो बहुत बड़ी बात होगी? आज हम 6.5 राज जी का ऑडियो, फिर अखिल जी आ रहा हूं। एक फाइंड आउट लेकर लीजिएगा, बहुत सारी बातें बोली, अभी रिसेंटली बोला प्लीज ऑडियो उठाइए। बात कर दिया है। ये रघुराम राजन जी जो स्टेटमेंट है, आप सारी बातें बताइए ना, एक पॉइंट आउट कर लिया आपने कई बातों में। जो बात जीडीपी की थी तो पॉइंट आउट कर दिया। अरे अब आप रघुराम राजन की कोई दूसरी बात बताइए, हम उस पर चर्चा कर लेंगे। पर मैं गारंटी से कह सकता हूँ आपको रघुराम राजन की दूसरी कोई बात बताई नहीं है। अकील खान चैलेंज करता हूँ आपको, रघुराम राजन की कोई भी एक बात बताओ, बता दो। आपको कुछ नहीं पता है, जिलो बेटा मिल बेटा सुनना तो आपको कुछ पता ही नहीं है। अरे आपको रघुराम राजन की एक भी बात बताओ, बता दो। मैं चैलेंज करता हूँ, बताओ। स्पेसिफिक बात करने आपको चैलेंज करता हूँ, कभी भी आप कर लीजिए। अरे कुछ है बताने को तो बताओ। इनके साथ में अरे कुछ कहने को तो बताओ। नीयत साफ होनी बहुत जरूरी है। अगर नीयत साफ नहीं है हमारी तो पूरा देश बर्बाद हो जाएगा। पिछले 9 सालों की परफॉर्मेंस हम पहले डिस्कस करेंगे, उससे ही हमारा आगे। एक मिनट प्लीज, सबका ऑडियो रहेगा, सिर्फ कैप्टन साहब का ऑडियो प्लीज। अखिल साहब 1 मिनट, मैं एक बात कैप्टन साहब आपसे जानना चाह रहा था। कैप्टन साहब का ऑडियो, सिर्फ कैप्टन साहब का। कैप्टन साहब, मैं आपके सामने 2 बयान सुनाना चाहूंगा सर, और यह बयान क्यों? औरंगजेब, लव जिहाद, लैंड जिहाद और कोर्ट से। प्लीज अपने सहयोगी से चाहूंगा जरा 2 बयान है, प्लीज प्ले करिएगा 2 बयान। भी है वहीं भारत में ही पैदा लिया है। औरंगजेब और बाबर की तरह आक्रांता नहीं है, और जिसको बाबर का औलाद कहलाने में खुशी महसूस होता है वो कम से कम भारत माता का सही सपूत नहीं हो सकता। नाथूराम गोडसे एक देशभक्त थे, उनकी देशभक्ति पर संदेह नहीं किया जा सकता है। नाथूराम गोडसे एक देशभक्त थे, उनकी देशभक्ति पर संदेह नहीं किया। कैप्टन साहब, ये 2 आपकी पार्टी के जो नेता हैं, कैप्टन साहब, ये 2 कोई कार्यकर्ता नहीं है, कोई गली मोहल्ले के नेता नहीं है। पहली बात, एक केंद्रीय मंत्री हैं और एक राज्य के मुख्यमंत्री रहे। एक कह रहे हैं बाबर की औलाद और दूसरा कह रहे हैं कि गोडसे देशभक्त हैं। आप मानते हैं गोडसे देशभक्त हैं? मैं ऐसा नहीं कहूंगा। उन मंत्री जी ने क्या कहा है और किस जगह पे कहा है और किस समय कहा और किस बात को लेकर कहा है, तो इसका जवाब बहुत अच्छा दे सकते हैं। बाकी इतना मैं जरूर कहूंगा कि नाथूराम गोडसे को जब फांसी लगी थी उससे पहले उन्होंने एक किताब लिखी थी। अगर उस किताब को कोई पढ़ लेगा, वो पूरी ऑनलाइन है, गूगल पे भी पढ़ी है, कि उसमें उन्होंने जो आपने पढ़ी है? बिल्कुल मैंने पढ़ी है, पूरी पढ़ी तो है। उसमें क्या गोडसे गोडसे आपकी नजर में देशभक्त है? नहीं, मैं ये नहीं कहूंगा देशभक्त हैं या नहीं है। मैं इतना जरूर कहूंगा कि उन्होंने जो शब्द लिखे हैं उसमें उन्होंने लिखा है कि जब गांधी जी ने मना करने के बाद भी पाकिस्तान को 55 करोड़ रुपए दिया, जबकि पाकिस्तान हमारे कैप्टन साहब, आप गांधीवादी हैं या फिर? मैं तो राष्ट्रवादी हूँ, ना गांधीवादी हूँ, ना मैं औरंगजेबवादी हूँ। मैं राष्ट्रवादी हूँ, मैं राष्ट्र को लेकर चलने वाला हूँ। नहीं, गोडसे औरंगजेब का मैं कतई ही सपोर्टर नहीं हूँ। और औरंगजेब के सपोर्ट यहाँ होना भी चाहिए। अगर हिंदुस्तान का मुसलमान है, यहाँ का मुसलमान है, तो वो औरंगजेब हो ही नहीं सकता। अगर सबका हिंदुस्तान का मुसलमान है, हाँ, जो औरंगजेब की औलाद है, जरूर उनको बुरा लगेगा। राष्ट्रवादी था, राष्ट्रवादी था। ऑडियो नीचे कैप्टन साहब, ये एकाएक गोडसे जिंदाबाद, 1 मिनट, ये एकाएक गोडसे जिंदाबाद, क्या गोडसे हीरो बनाने की कोशिश है क्या? आप ये मैंने क्या कहा, जो उन्होंने किताब लिखी है फांसी लगने से पहले, उसको भी पढ़ लेना चाहिए। नहीं, आप मानते हैं जो सत्य लिखे हैं कि हमने गोली क्यों मारी, ऐसा क्या कारण था? कैप्टन साहब, गोडसे जिंदाबाद है? मैं तो नहीं मुर्दाबाद कहता। मुर्दाबाद बोल दीजिए।
नहीं, मुर्दाबाद मैं कैसे बोल दूं? मैं कैसे कहता मुर्दाबाद? तो सवाल यही खड़ा हो रहा है ना कि हम किस विचारधारा की बात कर रहे हैं। हम वो विचारधारा की बात कर रहे हैं जिसमें गोडसे ने जिस टाइम अगर गोली चलाई थी तो वो तथ्य क्या थे कि उन्हें गोली चलाना पड़ी और क्यों चलाई। ठीक, मैं उसकी बात मनीष जी फाइनल कमेंट 10 सेकंड बस। मनीष जी का ऑडियो। मेरा सभी भाइयों से सिर्फ एक प्रश्न है कि गोडसे वर्सेस औरंगजेब इस देश के लिए ज्यादा दुर्भाग्यशाली कौन था? बस ये जवाब में कांग्रेस और अकील खान साहब से पूछना था। बोलिए राज जी। मैं दे रहा। पहली बात, आपका सवाल गलत है। यहाँ पे गोडसे वर्सेस गांधी जी चल रहा था। औरंगजेब को हम नहीं मानते, औरंगजेब को नहीं मानता मैं, नहीं मानता। बोलो आप सर, गोडसे यही मानते यही हैं? यही विषय था औरंगजेब राज जी, यही विषय था। राजा का आप तानाशाही था। आप एक तरफ कह रहे हैं औरंगजेब, आप उस पर चर्चा भी फिर है ना, तो यही विषय था। आप बताओ, आप गोडसे को मानते हो राष्ट्रवादी? मैं आपसे कह रहा हूं कौन मानता है कौन नहीं मानता है सब जानते हैं, है ना। तो ये दाव मेरे ऊपर मत खेलो, अरे अपने जवाब दो आप। ये दाव मेरे ऊपर मत खेलो राज शर्मा जी। मैं आप ये सवाल पूछने का अधिकार मेरा है। जब मैं आपकी जगह अगर बैठ गया, पहली बात तो कभी बैठूंगा नहीं, तब जब सवाल का जवाब देना होगा तब दूंगा मैं। ठीक, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। अखिल जी आपका भी, मनीष जी आपका भी, राज जी आपका भी, और कैप्टन साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो औरंगजेब या फिर अर्थव्यवस्था, देश का मुद्दा क्या, आप खुद तय करिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।